नमस्कार। हम सीख रहे हैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना, इट मीन्स ट्रांसलेशन। तो अभी तक हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों तक पहुंचे हैं और आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तो वो जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, जिनका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है, जिसका आंसर सिर्फ हाँ या ना में होता है। दूसरे प्रश्न वो होते हैं जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे आप कहाँ रहते हो। तो ये दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो इनको अनुवाद करने के लिए है जिस पैटर्न या जिस स्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी वो भी दो प्रकार का होगा। तो आइए समझते हैं किस तरह से इन दोनों प्रकार के प्रश्नवाचक शब्दों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो देखिए, क्या शब्द शुरू में आने पर, यानी वाक्य में क्या शब्द अगर आरंभ में आता है तो ट्रांसलेशन का जो पैटर्न होगा वो इस तरह से होगा, डू या डज हेल्पिंग वर्ब जो है वो आरंभ में आएगी, सबसे पहले आप लिखोगे, उसके बाद वाक्य में सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाओगे, है ना। उसके बाद आप सब्जेक्ट रखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड्स। तो ये है पैटर्न, ये स्ट्रक्चर है यदि क्या शब्द आरंभ में हो। इसके अतिरिक्त आप जो प्रीवियस वीडियो है निगेटिव सेंटेंस की, उसमें आप ये सीख चुके हो कि हम डू या डस का यूज किस कर्ता, किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। फिर भी एक बार एक नजर में आप देख लीजिए, ही, शी, इट, नेम, अगर ये आता है वाक्य में सब्जेक्ट तो इससे पहले आप क्या लगाओगे, इधर देख लीजिए, डस। अगर वाक्य में आपका ये जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या किसी का नेम हो, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, तो आप उससे पहले डस हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे, यानी डस सहायक क्रिया शब्द जो इसमें आया है उसको रखेंगे यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो। इसके अलावा आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट, अगर ये आपके सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी, जैसे कि बॉयज, गर्ल्स, प्लेयर्स, सिंगर्स, बर्ड्स एक्सेट्रा, अगर आपका बहुवचन कर्ता आता है तो उसके साथ उससे पहले आपको क्या लगाना होगा, इससे पहले आपको लगाना होगा डू। तो ये था डू या डस का यूज कि आप डू कहां पर लगाएंगे और डस कब लगाएंगे, यानी किस सब्जेक्ट के साथ आपको डू लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ आपको डस लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्रिया की जो रियल फॉर्म होती है, क्रिया का जो मीनिंग होता है वही होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है ऑब्जेक्ट यानी कर्म, क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है, क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, जैसे कि मैं खाना खाता हूं। तो खाना, फूड जो है, खाना
जिसका मीनिंग है फूड, उसका संबंध सीधे ईट वर्ब से है। तो फूड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। ऐसे ही अदर वर्ड्स यानी कि अन्य शब्द, इसके अतिरिक्त कोई अगर किसी जगह का वर्णन होता है, कोई विशेषण होता है, कोई एडजेक्टिव होता है, और भी कुछ हो सकता है, तो वाक्य में इसके अतिरिक्त अगर कोई भी शब्द आता है वो अन्य शब्द में आ जाता है। अब हम कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। क्या वह सड़क पर दौड़ता है? आपका पैटर्न क्या है, आप हेल्पिंग वर्ब डू या डस पहले लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह है। दौड़ता है यानी लड़का है, यानी पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द के लिए ही के लिए क्या, सॉरी वह के लिए क्या शब्द आता है, ही। और यहां पर आप क्या लिखोगे, डस। ही है इसलिए आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाएंगे, डस। डज ही। उसके बाद क्या है आपका, सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ता, दौड़ने के लिए क्या होता है, रन। इसके बाद क्या है आपका, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें आपका अवशेष क्या बचता है, अवशेष बचता है सड़क पर। तो ऑन द रोड। ऑन प्रीपोजिशन है, पर शब्द के लिए आया है। रोड स्थान का वर्णन किया गया है, उससे पहले आपको द आर्टिकल लगाना ही होगा। तो इस तरह से क्या वह सड़क पर दौड़ता है, तो डज ही रन ऑन द रोड। आगे देखते हैं, क्या रमा झूठ बोलती है? रमा, रमा किसी का नाम है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में बना है, जबकि इससे पहले आपको यहां पर डज लिखना होगा और डज का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। क्यों? क्योंकि ये आपने आरंभ में लिखा है। डज रमा सब्जेक्ट हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलने के लिए क्या आएगा, टेल, TELL। और टेल अ लाई लिखा जाता है। इस मीनिंग को झूठ बोलने के लिए हमेशा टेल अ लाई इस तरह से लिखेंगे। तो झूठ बोलने का ये मीनिंग हो गया टेल ए लाई। तो डज रमा टेल ए लाई। सॉरी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, ये प्रश्नवाचक शब्द है, इनमें हमेशा इंटेरोगेशन मार्क लगेगा। क्या छात्र खेलते हैं? तो स्टूडेंट्स छात्र यानी खेलते हैं। एक छात्र नहीं है, एक से अधिक है, प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या बताया है, डू। तो आपको यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, डू स्टूडेंट्स। अब इसमें बचा क्या है, वर्ब बची है, अब आगे कुछ है ही नहीं, तो जो है आपको वही इसमें लिखना होगा, प्ले। डू स्टूडेंट्स प्ले। क्या आप प्रतिदिन दफ्तर जाते हैं? आपके लिए जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, यू। और यू के साथ भी आपको क्या लगानी है, डू, डू यू। अब उसके बाद वर्ब, जाने के लिए वर्ब क्या है, गो टू ऑफिस। दफ्तर के लिए क्या आएगा, ऑफिस, OFFICE। अब इसमें एक शब्द बचा है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन के लिए आप डेली या एवरीडे, एवरी डे इस शब्द को लिखेंगे। और यह शब्द कैसा हो गया आपका, अदर वर्ड हो गया। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो पक्षी के लिए इंग्लिश क्या आएगी, बर्ड्स। अब ये पक्षी कैसे हैं, प्लूरल है, बहुवचन है, तो इससे पहले भी आपको क्या लगाना है, डू लगाना है। डू वर्ड्स। अब उड़ने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, फ्लाई। अब क्या रह गया,
आकाश में, तो ये में क्या है, ये प्रीपोजिशन है। आपको पहले ही बताया है कि ट्रांसलेशन अनुवाद के लिए सबसे ज्यादा अगर कुछ मस्ट है वो क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के कभी ट्रांसलेशन स्टार्ट मत करना। आकाश, द स्काई, इन द स्काई। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो ये थे ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें क्या शब्द आरंभ में होता है। अब देखते हैं ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द कोई भी हो, क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, किसका, किसने, किससे, इस तरह के प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में जब आते हैं तो हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। आपका मित्र कहाँ रहता है, तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहां। ऐसे वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले आप लिखोगे। कहां, कहां के लिए जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, वेयर। इसके बाद आपका जो ये पैटर्न है, ये वाला, आप इसको यहां पर रख सकते हैं। वही सेम आपका यही पैटर्न यहां पर होगा। देखिए, डू या डज लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, आपका मित्र, यानी कर्ता क्या है, आपका मित्र। तो आपका मित्र सिंगुलर है और ये थर्ड पर्सन है। तो इसके लिए यहां पर आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगानी होगी, डस। वेयर डस योर फ्रेंड, और फ्रेंड। उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहता है। रहता है के लिए मीनिंग क्या आएगा, लिव। तो आपका मित्र कहाँ रहता है, इसको किस तरह से ट्रांसलेट किया आपने, वेयर डज योर फ्रेंड लिव। नेक्स्ट देखते हैं, तुम किसे बुलाते हो। तो प्रश्नवाचक शब्द किसे, सबसे पहले किसे प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे। किसे का मीनिंग होता है हूम, ये रहा, किसे का मीनिंग होगा whom। और इसके बाद आप लगाओगे क्या, हेल्पिंग वर्ब डू या डस, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। तो तुम के लिए तुम का मीनिंग क्या होता है, यू होता है। और यू के साथ आपने क्या देखा है, क्या सीखा है कि यू के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डू लगानी है। इसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बुलाते हैं, तो कॉल। तुम किसे बुलाते हो, whom do you call। नेक्स्ट देखते हैं, वे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इस तरह का अगर प्रश्नवाचक शब्द आता है, कौन सा या कौन सी, तो उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट पहले ही लग जाता है। इस तरह का ये वो शब्द जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो उसके साथ इंक्लूड होके लगता है। जैसे कि कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में, ये पूरा आपका इस तरह से प्रश्नवाचक शब्द इस तरह से बनेगा, इन विच क्लास, इन विच क्लास, कौन सी क्लास में। ये पूरा आपका प्रश्नवाचक शब्द इस तरह से लगेगा। वैसे तो प्रश्नवाचक शब्द कौन सी है, लेकिन जिसका जिक्र किया जा रहा है कि कौन सी क्लास में, तो वो भी साथ में ही होगा, इन विच क्लास, इस तरह से होगा, इन विच क्लास। और सब्जेक्ट वे है, तो वे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, डू। और सब्जेक्ट दे, और पढ़ने के लिए स्टडी। वह कौन सा अखबार पढ़ते हैं। ठीक इसी तरह से विच न्यूज़पेपर, प्रश्नवाचक शब्द कैसे लिखा जाएगा, विच न्यूज़पेपर। अखबार का मीनिंग क्या होता है, न्यूज़पेपर। तो विच न्यूज़पेपर, वह, सब्जेक्ट क्या वह, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें,
डज ही रीड? इस तरह से होगा, वह कौन सा अखबार पढ़ते हैं, तो विच न्यूज़पेपर डज ही रीड। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हें कौन बुलाता है। तुम्हें कौन बुलाता है, सबसे पहले आप प्रश्नवाचक शब्द लिखिए हु, उसके बाद आपको न डू लगाना है न डज लगाना है, आपको लगाना होगा ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल। हु जो है वो अपने आप में सिंगुलर नंबर माना जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता माना जाता है, इसलिए इसमें वर्ब में लगेगा एस। और इसके बाद ऑब्जेक्ट यू। इसको ध्यान से समझ लीजिए, तुम्हें कौन बुलाता है, अगर वाक्य में कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उस वाक्य का अनुवाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह करेंगे। इसके लिए आपको इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला जो पार्ट है वो वीडियो देखना होगा। इसी तरह से आपको उसमें डू या डज आपको नहीं लगाना है, यानी कि ये एक तरह से सकारात्मक वाक्य जैसा होगा, है तो प्रश्नवाचक शब्द, लेकिन हु क्या है, हु अपने आप में सब्जेक्ट को छुपाए हुए है, अर्थात इसीलिए यहां पर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ट्रांसलेट करा जाएगा, यानी हु कॉल्स यू। इसके बाद हम इन्हीं प्रश्नवाचक वाक्यों में एक शब्द जोड़ते हैं नहीं, यानी वाक्य प्रश्नवाचक भी होगा और साथ में नहीं भी लगा होगा। ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय कुछ ज्यादा नहीं करना है, स्ट्रक्चर यही रहना है, सिर्फ नॉट शब्द जो है वो आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट यहां पर लगाना है, इस सब्जेक्ट प्लस नॉट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना होगा। ऐसे ही चाहे प्रश्नवाचक शब्द ये हो तो इनके बाद भी आपको सब क्या लगाना है, नॉट लगाना है, नॉट लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा। इसका अनुवाद करते हैं, क्या वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, दे के साथ आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाना है, डू। डू दे और उड़ाने के डू दे। अब दे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें नहीं के लिए यहां पर क्या लगाना है, नॉट लगाना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उड़ाने की मीनिंग क्या होगा, फ्लाई, अ काइट। क्या आप कभी सच नहीं बोलते हैं, तो सब्जेक्ट आप है, इसके लिए आपको वर्ब हेल्पिंग वर्ब डू लगानी है। डू यू नेवर, डू यू नेवर टेल अ लाई। आप देखिए इसमें कभी नहीं शब्द आया है, इसलिए आपको यहां पर नॉट की जगह क्या लगाना पड़ा है, नेवर लगाना पड़ा है। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए आप नेवर लगाओगे। इस तरह से डू यू नेवर डू यू नेवर टेल अ लाई। नेक्स्ट देखिए, क्या लड़कियां कबड्डी नहीं खेलती हैं, गर्ल्स बहुत सी हैं, तो इसके साथ भी आपको डू लगाना है। डू गर्ल्स नॉट प्ले कबड्डी। इस तरह से डू गर्ल्स नॉट प्ले कबड्डी। ध्यान रखना है आपको कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। क्या कौवा पानी में नहीं तैरता है, कौवा क्रो सिंगुलर है, एक वचन है, तो यहां पर डू नहीं आएगा, क्या आएगा, डस। क्रो नॉट, तैरने का मीनिंग स्विम होता है। डस क्रो नॉट स्विम इन द
into, sorry, into water, into water, sorry, into water. स्विम वर्ब के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगेगा, स्विम वर्ब के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगेगा। ये प्रीपोजिशन यूज है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिसके साथ ये निश्चित है कि इस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं रहती है। तो प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, और क्यों का मीनिंग होता है वाई। प्रश्नवाचक शब्द हो गया, उसके बाद आपको क्या लगाना है, डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह एक लड़की है, शी होगा, और शी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, डज। शी और नहीं लगा है वाक्य में तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाई डज शी नॉट। और रहने का मीनिंग क्या है, लिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, लिव। फिर क्या रह गया आपका, अपने माता पिता के साथ, साथ के लिए पहले तो मीनिंग लगाइए विद, उसके बाद अपने माता पिता विद हर पेरेंट्स, हर अपने शब्द के लिए ये शी है, और शी के साथ जब अपने शब्द आता है तो यहाँ पर अपने के लिए ये पजेसिव प्रोनाउन का ये पजेसिव केस है, इसके लिए हर का यूज होगा। तो हर पेरेंट्स सॉरी, ये रहा PARENTS, इस तरह से। वह अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं रहती है, तो वाई डज शी नॉट लिव विद हर पेरेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं, वे प्रसन्न कब नहीं होते हैं। तो कब का मीनिंग होगा when, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वे सब्जेक्ट है, वे सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाओगे, डू, दे, नॉट, नहीं के लिए नॉट, उसके बाद प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने के लिए प्लीज या फिर हैप्पी, तो प्लीज लगा दीजिए, हैप्पी भी लिख सकते हैं, हैप्पी। तो व्हेन डू दे नॉट हैप्पी, उसे कौन नहीं बुलाता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि कौन शब्द अगर प्रश्नवाचक वाक्य में आता है तो इसको अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी अगर नहीं शब्द आ जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, डू या डज का यूज करते हैं। देखिए किस तरह से, कौन प्रश्नवाचक शब्द को आप पहले लगाइए, हु, उसके बाद डज नॉट कॉल यू, इस तरह से ये वाक्य बनेगा, हु डज नॉट कॉल यू। हु को आप सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलते हैं, इसीलिए इसमें हमने क्या लगाया है, डज लगाया है। तो इस तरह से ये आपके इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस आज कंप्लीट हुए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अगर आप हमारे इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वीडियोस जल्द से जल्द आप देख सकें, उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।